बूढ़ी माँ जैसी करनी वैसी भरनी। विमला भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से सरिता ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने आलू के पराठे बनाए थे और अब वह भी खत्म हो गए थे। इसलिए सरस्वती दोपहर के खाने की राह देख रही थी। पर मालती ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए वो दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। अत्यंत भूख से परेशान हो रही विमला सरिता के पास गई और बोली, बहू, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दे। विमला का कहना सुनकर सरिता मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती है, दूसरा तो कुछ भी काम नहीं रहता आपको। उस टेबल पर चने रखे हैं, वही खाकर पानी पी के सो जाओ। आज दोपहर को मैं मेरी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुन के विमला का मन उदास हो गया। फिर विमला धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूँ। सरिता गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? सोचकर सरिता किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले। अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोसकर विमला के आगे रखकर बोली कि खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर मालती घर के बाहर चली गई। चावल फ्रिज में रखे थे, तभी भी वह खराब हो गए थे। उनसे गंदी बदबू आ रही थी। विमला ने गुस्से से चावल डस्टबिन में डाल दिए। इसके बाद उसने दाल चावल निकालकर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई और सब बर्तन घिसकर किचन साफ किया और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। सरिता ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह घर उसका भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती है। दूसरे दिन सुबह विमला अपने रूम में बैठी थी। उतने में उसका बेटा सुरेश उधर आया और बोला, माँ, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर का खर्च चलाना बहुत कठिन हो रहा है। ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्च हुआ। माँ, मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दिया जाए, घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। विमला बोली, बेटा, तुझे जो ठीक लगेगा तू वही कर। उसके बाद सुरेश गला साफ करते हुए बोला, माँ, तेरा रूम खाली कर दे और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जा। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है तो उसे किराए पर नहीं लेगा कोई। विमला चौंक गई और बोली, पर वह रूम छोटा है और वो तो स्टोर रूम है, मैं उधर रहूंगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊंगी? सुरेश बोला, माँ, तू आंगन के टॉयलेट में जाया कर, तू तो घर पर ही रहती है ना। जिसको हम रूम किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुख सुविधा तो चाहिए ना। वैसे भी यह रूम भी बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या ज़रूरत है? विमला कुछ क्षण शांत रही और सोचने के बाद बोली, टेरेस पर जो रूम है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं, उस रूम में सब सुख सुविधा है। उस पर सुरेश बोला, नहीं माँ, वह रूम हम किराए पर नहीं दे सकते, वह अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छे से पता है कि सरिता के मायके वालों का आना जाना चालू रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा रूम मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। विमला सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उसका ही रूम किराए पर देने का निर्णय लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसलिए सुरेश ने जो कहा उस पर विमला ने ज़्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में उसका जी घुट रहा था, तब भी वहाँ उस रूम में दिन काट रही थी। नया किराएदार आया था, सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का
नाम प्रमोद था। एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज सरिता और सुरेश को विमला के साथ कैसा सलूक करते थे वह देखता था। वह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे विमला प्रमोद को अपने बेटे जैसा मानने लगी। प्रमोद भी आते जाते विमला का हाल चाल पूछा करता था और उसका ख्याल रखता था। सुरेश और सरिता को विमला से कुछ लेना देना नहीं था। सरिता बचा हुआ खाना उसके थाली में रखकर जाती और बेटा तो उसके तरफ देखता भी नहीं था। विमला तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। फिर भी वो आंखें बंद करके किसी पालतू पशु जैसी उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उसको दूसरा किसी का सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उसको उनके सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी विमला को बहुत रोना आता था। विमला प्रमोद को अपने मन की बातें बताने लगी। उनके पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी, पर वो ज़्यादा नहीं बोल पा रही थी। जब पति काम पर जाते थे तब घर में हम दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वह काम करने में असमर्थ हो गए तब सुरेश को उन्होंने घर खर्च में मदद किया कर ऐसा कहा। यह बातें सुरेश के मन को बहुत लगी। जब तक पति का घर चला रहे थे सुरेश अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब शर्म से और मजबूरी में उसको घर खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लग रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकता था। इस बीच पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और वह चल बसे। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिख कर देते थे, तो सुरेश पैसे बचाने के चक्कर में आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर गया था, तब सुरेश ने उनकी दवाइयाँ बंद कर दी थी। पति भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। विमला बहुत घबरा गई और वह भाग के सूख गई और सुरेश के कमरे का दरवाज़ा ठोकने लगी और कहने लगी कि पापा का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उस पर सुरेश बोला, माँ मुझे अब सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। विमला रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश कर रही थी, तो कभी स्टीम बाफ दे रही थी, पर भगवान को कुछ अलग स्वीकार था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई थी। घर में शमशान जैसी शांति थी। सुरेश रोने का नाटक करने लगा। सरिता तो ऐसे रो रही थी कि जैसे उसको वास्तव में ससुर चले गए इस बात पर बहुत दुख हो रहा हो। सबसे ज़्यादा धक्का लगा सिर्फ विमला को, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। विमला की आंखों से अश्रु आ रहे थे और उसके होठ थर थर काँप रहे थे, जैसे कि वो कहना चाहती हो कि अब रोने का नाटक क्यों कर रहे हो, मेरे पति की मौत के तुम दोनों जिम्मेदार हो। पर वह कुछ बोल नहीं पाई। क्रियाकर्म कर दिया गया। विमला के दिमाग में हमेशा एक बात चलती थी, सुरेश ने लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद सरिता और सुरेश का व्यवहार बहुत बदल गया था। विमला को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी, पर उसका मन उसे अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था। ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती। एक दिन उनका किराएदार प्रमोद उसके पास आया और विमला को कुछ बातें उसने समझाई। वह बातें सुनकर विमला के
आंखों में एक नई उम्मीद जगी। दूसरे दिन सुबह विमला सरिता और सुरेश के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। विमला का कहना सुनकर सरिता बहुत खुश हो गई। सुरेश ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर में विमला ने उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखे और बोली, सुरेश, तुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है और सरिता, तुझे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पहले मेरी ये सब बातें तो सुन लो। और विमला हंसकर बोली, यह बात सच है कि वृद्धाश्रम में मैं रहूंगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊंगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू नहीं रहेंगे। मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। ये मेरा आखिरी निर्णय है। यह सुनकर सुरेश और सरिता दोनों ही चौंक गए। सुरेश और सरिता एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि विमला घर छोड़कर चली जाएगी तो वह दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको विमला की जिम्मेदारी लेनी नहीं पड़ेगी, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। पर इधर तो सब उल्टा हो गया था। विमला का कहना सुनकर सुरेश गुस्से से बोला, माँ, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तो उस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक ये घर मेरे ही नाम पर है। विमला गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है, बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया है, खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया है। तेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ था। इसलिए मैंने सोचा कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा है मैं अपने बारे में सोचूं। सुरेश घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ, मुझे माफ़ कर दे। हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे। पर तू इस घर को वृद्धाश्रम मत बना। माँ, थोड़ा सोच कर तो देख हमारा क्या होगा। विमला ऊंची आवाज़ में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा और हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू तेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द यह घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर विमला अपने रूम में चली गई। सुरेश और सरिता शांत होकर विमला को जाते हुए देखते ही रह गए। विमला ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को अपने घर में आश्रय दिया। प्रमोद की मदद से वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा। दोस्तों, आजकल के लड़कों ने बूढ़े लोगों के साथ गैर व्यवहार किया तो बूढ़े लोग भी कठोर निर्णय ले सकते हैं। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक करें।